नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तर प्रदेश को तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मिलने जा रहा है। गोरखपुर को बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है और इस दौरान केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 393 करोड़ की लागत से स्टेडियम को तैयार किया जाएगा, जो कि तमाम सुविधाओं से लैस होगा। आज का दिन हम सब के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए खेल और खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देशवासियों से कहा था, एक बात कही थी, खेलो इंडिया खेलो के एक स्लोगन दिया था। फिर उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट की बात कही थी, सांसद खेल कूद प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने की बात कही थी। देश के अंदर इनके माध्यम से एक नई खेल संस्कृति आगे बढ़ी। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ी। परिणाम है भारत का प्रतिभाग ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में, इंटरनेशनल जितनी भी वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई प्रतियोगिताएं थी उनमें बढ़ी। भारत के मेडल की संख्या भी बढ़ी। सरकार के पास लैंड होगी तो उसका उपयोग लोक कल्याण में होगा, और अगर सरकार की लैंड पर कोई कब्जा कर देगा तो एक व्यक्ति विशेष का कब्जा होकर के वह वहां पर अपने तरीके से उसका उपयोग दुरुपयोग करेगा। इसलिए सरकारी भूमि लोक कल्याण के कार्य में, विकास की परियोजनाओं की दिशा आगे बढ़नी चाहिए। और यही कारण है कि जब हम लोगों ने प्रदेश को माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त, दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त बनाया है, तब अब उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और जब विकास होता है तो रोजगार का सृजन स्वतः स्फूर्त भाव के साथ वहां से होता है। यह विकास की प्रक्रिया उसी क्रम में चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है। यह विकास उसी से जुड़ा हुआ, उसी का एक पक्ष है, और उसी पक्ष को लेकर के आज हम यहां पर आए हैं। गोरखपुर वाराणसी मार्ग पर, गोरखपुर वाराणसी मार्ग आज से 10 वर्ष पहले तक गोरखपुर से वाराणसी जाने में 4 से 5 घंटे लगते थे। अब मात्र 2.5 घंटे में आप गोरखपुर से वाराणसी पहुंच सकते हैं, मात्र 2.5 घंटे। 4 लेन की कनेक्टिविटी। जो लोग जाति के नाम पर बांटते हैं, क्षेत्र के नाम पर बांटते हैं, भाषा के नाम पर बांटते हैं, ये आपके हितैषी नहीं है, ये आपके हितैषी नहीं हो सकते। याद करना, जब भी इनके पास सत्ता आई है, इन लोगों ने उस सत्ता का दुरुपयोग अपने परिवार के लिए किया है, आपके लिए नहीं किया है, आपके हित के लिए नहीं किया है। वे लगातार सत्ता का दुरुपयोग अपने परिवार के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, अराजकता के लिए, अव्यवस्था के लिए, गुंडागिर्दी के लिए करते रहे हैं। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार आम जन के कल्याण के लिए, विकास की परियोजनाओं के, रोजगार के सृजन के लिए आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। आज इसी का परिणाम है। चारों ओर किसी भी जनपद में आप जाएंगे, 4 लेन की कनेक्टिविटी आज आपको मिलेगी। एयरपोर्ट बेहतरीन मिलेंगे, एक्सप्रेसवे का बेहतरीन नेटवर्क मिलेगा, खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का कार्य होगा। और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने खेल नीति बना करके ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाड, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अपने यहां सीधी भर्ती के माध्यम से नौकरी भी दी है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार स्थित भोजनशाला पर बड़ा फैसला सुनाते हुए परिसर को मंदिर करार दिया और हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने भोजशाला परिसर को मां वाग्देवी का प्राचीन मंदिर माना है, जिसे लेकर अब प्रतिक्रिया सामने आने लगी हैं। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर और सांसद अतुल गर्ग और साथ ही शिया धर्मगुरु मौलाना कलबे जब्बाद ने भी अपना बयान दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार सुन लेते हैं। देखिए, माननीय न्यायालय का ये निर्णय ऐतिहासिक है। सम्राट भोज द्वारा भोजशाला बनाई गई, उसी के आधार पर पार्लियामेंट भी बनी थी और वहाँ माँ सरस्वती जी का मंदिर था। इन जाहिलों ने, जो विदेशी आक्रांता थे, उन्होंने दुराचार करके बलात्कार किए और मंदिरों को तोड़ा। ये सिद्ध हो गया। अब मुस्लिम जो हैं, जो सच्चे हिंदुस्तानी हैं, उनको जो बाकी जगह कहीं विवाद है, चाहे मथुरा में या अन्य जगह, उनको सौंप देना चाहिए, अन्यथा न्यायालय निर्णय करेगा, क्योंकि नीचे मंदिर ही थे। और फिर इस देश के अंदर कहीं ना कहीं वो लोग उनको जो कहते हैं बंटने की बात, शक की दृष्टि से देखे जाएंगे, जो अच्छा नहीं होगा। देखिए, ये बड़े अजीब सी और दुख की बात है कि हिंदुस्तान में इस तरह के फैसले जो है कोर्टों को करने पड़ते हैं। कायदे में जिन मंदिरों पर कब्जा करके दूसरे धर्म के लोगों ने अपना धार्मिक स्थान बना लिया है, उन्हें खुद ही सौंप देने चाहिए। कोई जब हर आदमी ये कहता है कि धर्म कोई मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो ये बैर करते क्यों हैं भाई? उनके किसी बुजुर्गों ने, डाकुओं ने, जो डाकू प्रवृत्ति के लोग थे, बेपढ़े लिखे लोग थे, जाहिल लोग थे, उन्होंने इन मंदिरों पर कब्जा करके जामा मस्जिद बना ली। लेकिन अब तो पढ़े लिखे लोग हैं, अब उन्हें ये कह देना चाहिए कि हाँ, हमारे बुजुर्गों ने गलती करी, हम आपको वापस दे रहे हैं। वहाँ पे भी न्याय हुआ था, यहाँ पे भी न्याय हुआ है। ओवैसी ने सही कहा है। वो हाईकोर्ट का फैसला जो है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, और जैसे वहाँ की बात की गई है, क्योंकि इससे पहले बादशाह ने जो मस्जिद की जमीन दी थी, तो उसके पूरे रिकॉर्ड मौजूद है, उसके पूरे कागज मौजूद है, उसके और उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। तो अगर ये हाई कोर्ट ने फैसला किया तो हमें पूरा हक हासिल लेके हम सुप्रीम कोर्ट जाए, तो हम सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी सुनवाई हो जाएगी, सही फैसला वहाँ से हो जाएगा, क्योंकि पूरे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मौजूद है, वो मस्जिद है। तो लिहाजा हम तो थोड़ी सुप्रीम कोर्ट पे। और चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और फिलहाल ये बड़ी खबर हापुड़ से सामने आ रही है। जिलाधिकारी की बड़ी कार्रवाई ये देखने को मिली है। लापरवाह अधिकारियों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। 16 अधिकारी जिनको कारण बताओ नोटिस थमा दिया गया है। अधिकारियों को एक दिन का वेतन काटने के आदेश भी ये दिए हैं। जिलाधिकारी की कार्रवाई से अधिकारियों में स्वख हड़कंप मचा हुआ है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। सहारनपुर में नगर निगम ने भीषण गर्मी से लोगों को राहत देने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए एक नई पहल की है। निगम के उद्यान विभाग की ओर से शहर के प्रमुख मार्गों पर फॉग कैनन व्हीकल्स द्वारा यह मिस्ट फॉगिंग करवाई जा रही है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि नगर आयुक्त शिपुगिरी के निर्देश पर शहर में भीषण गर्मी को देखते हुए मिस्ट फॉगिंग करवाई जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि फॉग कैनन व्हीकल से मिस्ट फॉगिंग कराए जाने से जहां मौसम का तापमान कम होता है, वहीं लोगों को लू से भी बचाता है। और कौशाम्बी से यह बड़ी खबर है। यातायात जागरूकता अभियान ये चलाया जा रहा है कौशाम्बी में, और घोसियाना चौकी क्षेत्र में लोगों को जागरूक भी किया गया है। 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने की सलाह दी गई है। 3 सवारी बैठाकर बाइक चलाने वालों को कड़ी चेतावनी दी गई है। वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने के लिए भी प्रेरित किया गया है। और ये आप देख सकते हैं, इस अभियान में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और उधर सहारनपुर में जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान की अध्यक्षता में देवबंद तहसील के संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जहां पर डीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है प्राप्त शिकायतों का तत्परता से निदान करना सुनिश्चित कराएं। उन्होंने यह भी कहा कि जन शिकायतों और समस्याओं का निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपको बता दें कि संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 57 शिकायतें प्राप्त हुई और अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण कराने के निर्देश दिए गए हैं। वैश्विक संकट के बीच पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों का असर अब देखने को मिल रहा है। अलीगढ़ से हमारे संवाददाता जेठ खान की एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में गैस के बाद अब पेट्रोल और डीजल में दामों में बढ़ोतरी हो गई है और इसी बढ़ोतरी को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्देश दिया जा रहा है कि तेल की बचत की जाए। और बचत को लेकर हम यहाँ पर ग्राहक कुछ मौजूद हैं पेट्रोल टंकी पे। ये पेट्रोल टंकी आप देख रहे हैं, इस पेट्रोल टंकी पे कुछ लोग अपने वाहनों में पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं। भाई, पेट्रोल आप डलवाने आ रहे हो, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, इसको लेकर क्या करेंगे? पेट्रोल जो बढ़ गए हैं, इसके दाम बढ़े हैं पेट्रोल के, इसको लेकर क्या करेंगे, क्या प्रभाव पड़ा है?
क्या प्रभाव का, महंगाई का समय है और क्या है, क्या करें, काम तो करना ही है, बिना काम के भी कुछ नहीं है। जिस तरीके से 3 रुपए पेट्रोल में बढ़े हैं और लगातार पेट्रोल भी कम उपलब्ध हो रहा है, तो इसमें क्या कहेंगे आप? इसमें तो यही है कि कम होने चाहिए रेट अपने। हाँ, कार्तिक आते हैं। हमारे साथ तो और भी जो पेट्रोल टंकी पर मौजूद लोग हैं, हम इनसे पूछेंगे कि पेट्रोल को लेकर क्या, भैया पेट्रोल जो दाम बढ़े हैं इसको लेकर क्या कहेंगे आप? अरे हमें जानकारी है, पेट्रोल जो लगातार बढ़ रहे हैं, दाम बढ़े हैं, कल से 3 रुपए पेट्रोल के बढ़े हैं, और पेट्रोल को लेकर जनता की जेब पर क्या असर आ रहा है? जनता की जेब पर बहुत बड़ा असर पड़ता है इससे। और हम तो मजदूरी वाले लोग हैं, ऐसे पेट्रोल बढ़ेगी तो कब तक मजदूरी, हमारे किसान लोग हैं, हमारा तो अन्न भी कम पैसे में बिकता है और सरकार की पेट्रोल भी बहुत महंगी बिकती है। इतना खर्चा हम कहाँ से लेके आए? हम सरकार से यही कहते हैं कि रेट न बढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। वहीं हमारे साथ जो पेट्रोल पंप पर हम मौजूद हैं, ये पेट्रोल पंप पे और भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ, और यहाँ कुछ लोग जो है अपनी गाड़ियों में ईंधन डलवा रहे हैं, और ईंधन जो महंगा हो गया है इसी को लेकर जनता से बात करेंगे। भाई आप गाड़ी में जो ईंधन डलवा रहे हैं और ईंधन के दाम बढ़े हुए हैं, इसको लेकर क्या करेंगे? अब ईंधन तो महंगा इसलिए होगा कि अब वो ऊपर से महंगा है, सरकार का थोड़ी है, ऊपर से गवर्नमेंट ऊपर से ये चला है तो उसमें तो आनी आना है। जिस तरीके से मोदी जी ने कहा है कि ईंधन बचाओ, और प्रशासनिक अधिकारी और MP MLA ये सभी लोग जो है छोटे वाहनों पर चल रहे हैं और बड़े वाहन उन्होंने रोक दिए हैं, तो आप क्या करेंगे? ईंधन बचाने के लिए क्या प्रयास करेंगे? ईंधन बचाने के कम उपयोग करेंगे गाड़ी घोड़ा का, इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा करेंगे। जिस तरीके से ये रेट बढ़े हैं और इस बढ़त को लेकर जो है आम जनता की जेब पर क्या असर है? असर तो इसलिए है कि असर तो बढ़ना था, वो क्लियर जब गवर्नमेंट कहाँ से, गवर्नमेंट भी इसमें खर्चा कर लगी है, काफी खर्चा आ रहा है, तो थोड़ा हालात भी बोझ डालेंगे। तो भाई हमारे साथ और भी मौजूद है, क्या नाम है भाई? अवनीश जी, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़े हैं, इसको लेकर क्या करेंगे? आम जनता पर क्या असर है? नहीं, आम जनता पे काफी असर पड़ेगा, इसको लेकर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई बड़ी आपदा आती है तो पब्लिक पे ही उसे थोपा जाता है। सरकार को ये सोचना चाहिए जो अनुपयोगी खर्च हैं वो अपने MP MLA और मंत्री वगैरह उनमें कटौती की जाए। जैसे अभी काफी रोड शो वगैरह हो रहे हैं और भी चीजें हो रही, अनुपयोगी चीजें सरकार अपनी तरफ से प्रयोग करे, ना कि जनता पर जबरदस्ती का कोई वो थोपा जाए। तो जिस तरीके से मोदी जी ऐलान कर रहे हैं और उनके जो MP MLA हैं वो तेल बचाने के लिए लगातार बाइकों से और कारों को छोड़कर बाइकों से जा रहे हैं, कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी जा रहे हैं, तो इसका क्या है? ये पहल है उनकी कि एक इसे दिखावा भी कह सकते हैं और एक पहल भी कह सकते हैं कि देखो हम खर्च बचा रहे हैं, पब्लिक भी रेस से चल सकती है। लेकिन आम पब्लिक की जहां तक बात की जाए, जैसे पर्सनल रूप से हम अपनी कहना चाहेंगे, जहाँ पे अगर हमें महसूस हो रहा है कि 4 व्हीलर से जाएं, वहाँ 4 व्हीलर से जाना पड़ेगा। जब लंबी दूरी है वहाँ बाइक पे थोड़ा जा सकते हैं, 10-12 किलोमीटर की सफर। जिस तरीके से मोदी जी आम जनता के लिए निर्देश दे रहे हैं और लगातार मोदी जी जो लंबे विदेशों का सफर कर रहे हैं, उनका करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है और आम जनता को वो प्रतिबंध लगा रहे हैं, और फिलहाल भी मोदी जी विदेश गए हुए हैं, तो इसको वही मतलब है हमारा कि पब्लिक के ऊपर कोई चीज थोपने से पहले उस चीज पे अपने ऊपर अमल किया जाए, तब पब्लिक से कहा जाए। क्योंकि हमारे पुरखा सिखा गए हैं कि कोई भी गलत चीज है पहले उसे स्वयं छोड़ो, उसके बाद दूसरों को सलाह दो। वहीं जो जनता से बात की गई तो जनता का स्पष्ट कहना यह है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी जनता को निर्देश दे रहे हैं और अपने आप को भी इस निर्देश का पालन करें, तभी जनता पर कहीं ना कहीं कोई असर होगा। अलीगढ़ से जनता TV के लिए ज़ैड खान की रिपोर्ट। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान युद्ध के कारण वैश्विक संकट खड़े होने का जिक्र करते हुए देशवासियों से साफ सुथरी अपील की है, जिसके बाद से ही एक तरफ जहां PM मोदी की अपील का असर देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ इस अपील के बाद विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। ऐसे में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जमकर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष के पास नकारात्मक सोच के अलावा कुछ नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने कहा कि जब भी PM को जरूरत महसूस होती है वो देश और नागरिकों के हित में आह्वान करते हैं और जनता उनका समर्थन भी करती है। प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे देश से अपील किया, क्योंकि जिस प्रकार से वैश्विक संकट पूरे दुनिया पे है, उसे लड़ने के लिए, उसकी तैयारी के लिए
प्रधानमंत्री जी ने जो अपील किया उसी का पालन हम लोग कर रहे हैं। विपक्ष के पास सिवाय नकारात्मक सोच के और कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने लोगों को आगाह किया है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो अहम की लड़ाई चल रही है अमेरिका और ईरान, खास तौर से उसकी वजह से हमारा जो तेल का इंपोर्ट है वो प्रभावित हुआ। और आज प्रधानमंत्री जी की अपील के सम्मान में हमारे योगी जी ने भी बैठक करके लोगों को निर्देश भी दिया है और अपेक्षा की है कि सभी लोग इसमें इस प्रकार सहयोग करें ताकि देश के सामने भविष्य में किसी प्रकार की क्राइसिस न हो। दबाव आज भी बना हुआ है और हम समझते हैं कि सभी नागरिकों को प्रधानमंत्री जी की अपील का सम्मान करते हुए कम से कम तेल, सीएनजी और ख़ास तौर से खाने वाला तेल भी, और हर तरह से इस बात की कोशिश करना चाहिए क्योंकि थोड़ा थोड़ा लोग भी अगर बचत करेंगे तो एक बहुत बड़ी बचत हो जाएगी। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के हितों के लिए, इस देश के नागरिकों के हितों के लिए जब जब आवश्यकता पड़ती है तो वे आह्वान करते हैं, और जब जब मोदी जी आह्वान करते हैं तो देश की जनता उनके आह्वान पर खड़ी हो जाती है। आज जिस तरह से वैश्विक संकट ऊर्जा का युद्ध को लेकर के है, लेकिन इसके बाद में भी हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है, सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, लेकिन इसके बाद में भी यहाँ पर किसी प्रकार का संकट ऊर्जा का या डीजल पेट्रोल का नहीं होने दिया है। लेकिन इतना कंपनियां नुकसान उठा रही हैं, तब माननीय मोदी जी ने इस देश के हितों को ध्यान में रखते हुए कि हम डीजल और पेट्रोल की कितनी बचत कर सकते हैं, अनावश्यक डीजल पेट्रोल न खर्च हो, हमारे देश की मुद्रा से विदेश के लिए फायदा न हो, इसके लिए सोने पर अनावश्यक खरीदारी न करें। माननीय प्रधानमंत्री जैसा। और वहीं पूर्व सांसद और बीजेपी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि केवल नेताओं के काफिले में परिवर्तन से बदलाव नहीं आएगा, बल्कि आम जनता को भी यह समझना होगा कि कैसे ईंधन को बचाया जा सकता है। केवल नेताओं के काफिले में बदलाव करने के कारण ही परिवर्तन नहीं आएगा। अब देखिए, जैसे मैं समय बचाने के लिए ये गाड़ी में भोजन कर रहा हूँ, ये समय की बचत है, वैसे हर आदमी को, विशेष करके गाड़ी वालों को, मोटरसाइकिल वालों को, परिवार वालों को समीक्षा करना चाहिए कि अगर किसी बाजार जाते हैं किसी सामान के लिए तो पूरे दिन भर का सामान एक बार में आना चाहिए। 4-4 बार मोटरसाइकिल नहीं स्टार्ट होनी चाहिए, 4-4 बार गाड़ी नहीं स्टार्ट होनी चाहिए। पहले पर्ची बनती थी घर में कि क्या क्या चाहिए, एक बार में आता था, महीने भर का एक बार में आता था, 15 दिन का एक बार में आता था। आज दिन भर में 4 बार गाड़ियाँ स्टार्ट होती हैं। तो हर व्यक्ति को अपने जीवन में समीक्षा करनी चाहिए और 10%, 20%, 30% विशेष करके वाहन के खर्चे में कटौती करनी चाहिए। मोटरसाइकिल वालों को भी करनी चाहिए, केवल नेताओं के करने से काम नहीं चलेगा। आम जनता को सोचना चाहिए कि हम यात्रा से जो करते हैं रोज, उससे 20%, 30% कैसे बचें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर अब राजनीतिक जनप्रतिनिधियों में भी साफ तौर पर नजर आने लगा। दरअसल देवरिया के जिला पंचायत अध्यक्ष गिरीश चंद्र तिवारी ने ईंधन बचाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए सरकारी गाड़ी को छोड़ दिया है और अपने आवास से ई रिक्शा पकड़कर रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं, जहां लाइन में लगकर उन्होंने बकायदा टिकट लिया और वहां से अपने पैतृक गांव के लिए रवाना हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान को जन जन तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। गिरीश तिवारी ने कहा कि अगर हर कोई छोटी छोटी आदतों में बदलाव करेगा तो इससे न केवल ईंधन की बचत होगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी एक बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। परसों बस द्वारा अपने गांव में, क्योंकि कल रविवार का दिन है, हम गांव में रहते हैं, कार्यालय में कोई काम नहीं रहता है, तो आज ट्रेन द्वारा जो हमारे स्टेशन घर पर अभी होकर के जाती है बाघे एक्सप्रेस, उसे गाँव जाने के लिए बाघे एक्सप्रेस से ये बचत कम हो जाए। तेल की भी लगाइए, तेल की कमी है तो इससे हम जैसे लोग नहीं अगर करेंगे, इससे आम जनता को संदेश जाएगा कि ट्रेन से बस से सवारी किया जाए। हम अपनी सरकारी गाड़ी छोड़ ट्रेन द्वारा। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। जौनपुर में इंसाफ की मांग को लेकर सड़क पर उतरा है परिवार। पुलिस और सिस्टम पर आरोपियों को बचाने का आरोप। जौनपुर में पीड़ित परिवार का पैदल मार्च जारी। कानपुर देहात में नहर में डूबने से राजमिस्त्री की मौत। गहरे गड्ढे में फिसलने से दर्दनाक हादसा। गोताखोरों ने देर रात शव बरामद किया।
मथुरा में नर्सरी छात्रा संघ स्कूल में अवमाननीय व्यवहार, बच्ची को 2 घंटे खड़ा करने पर हंगामा, स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग। औरैया में श्रद्धा से मनाया गया है वट सावित्री व्रत, सुहागिनों ने वट वृक्ष की पूजा कर मांगी है पति की लंबी उम्र की कामना, सत्यवान सावित्री कथा श्रवण के साथ किया पूजा। मेरठ फायरिंग मामले में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, 2 इनामी समेत 3 बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, कार्रवाई के दौरान हेड कांस्टेबल मोहित घायल। अंबेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जवाबी कार्रवाई में गौ तस्कर के पैर में गोली लगी, तमंचा कारतूस चोरी की बाइक बरामद। संत कबीर नगर में सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी पर मुकदमा दर्ज, ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी को लेकर बड़ा यह विवाद, वायरल वीडियो के बाद पुलिस की जांच जारी। बरेली जनपद एक होटल में नाबालिग छात्रा और युवक के मिलने से हड़कंप मच गया, खबर मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस, होटल में की छापेमारी। एटा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, चेकिंग के दौरान बिना नंबर बाइक सवारों ने पुलिस पर की थी फायरिंग। कन्नौज में प्रसाद खाने से 50 से ज्यादा लोगों की बिगड़ गई तबीयत, बीमारों ने 20 महिलाएं इसमें और 30 बच्चे इसमें शामिल हैं और पुरुष भी शामिल हैं, जांच जारी। इटावा में पुलिस बदमाशों की मुठभेड़ में इससे शीटर गिरफ्तार, चेकिंग के दौरान भागने पर हुई फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में गोली लगी है, आरोपी से तमंचा कारतूस हॉकी बिना नंबर प्लेट की कार बरामद। फतेहपुर में गंगा नहाने गए 4 बच्चे डूब गए, हादसे में एक किशोर की मौत की खबर, 3 बचा लिए गए, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मिर्जापुर में पुलिस मुठभेड़ में इनामी बदमाश गिरफ्तार, एक साथी फरार है, कब्जे से पिस्टल कट्टा कारतूस बरामद, अभियुक्त पर प्रयागराज और मिर्जापुर में कई मुकदमे दर्ज हैं। फतेहपुर में तेज रफ्तार ट्रक का कहर, बाइक सवार विनोद गंभीर रूप से घायल, दोनों पैरों में गंभीर चोट है, हालत नाजुक है। पेट्रोल डीजल के दामों में 3 रुपए की बढ़ोतरी, मिडिल ईस्ट संकट पार, भारत पर भी असर पड़ा, महंगाई बढ़ने से लोगों का बिगड़ गया बजट। आगरा में भीषण गर्मी से लोग परेशान, नौनिहालों ने छिड़काव वाहन से लिया सहारा, पानी में बच्चों की मस्ती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हमीरपुर में दबंगों का कहर जारी, परिवार पर किया हमला, घर से घसीटकर बीच सड़क पर बेरहमी से पीटा, महिला और बच्चे भी घायल हुए। फतेहपुर में वट सावित्री व्रत पर उमड़ी है सुहागिनी महिलाओं ने श्रद्धा से वट वृक्ष की पूजा की, पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना। बिसरख के शाहबेरी मार्केट में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है, आग ने 8 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, फायर ब्रिगेड ने 30 गाड़ियों ने बमुश्किल आग को कंट्रोल किया।